और चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे खास मेहमान के साथ। उससे पहले मैं मंच पर अपनी सहयोगी सोनाली सिंह को बुलाना चाहूंगी और जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करूंगी पराग सैनी जी का। एसीपी हैं, तालियां बजनी चाहिए इनके लिए क्योंकि ये वो मजबूत कंधे हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है प्रदेश की कानून व्यवस्था की, सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने की, और कैसे उन तमाम चुनौतियों को पार करके ये प्रदेश को बेहतर बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं और हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षित बनाते हैं। ओवर टू यू सोनाली। बहुत धन्यवाद कीर्ति। मैं चाहूँगी कि आप भी आ जाइए और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो अपना काम बहुत ही बेहतरी से करते हैं ताकि हम सुरक्षित महसूस कर पाएँ। बहुत स्वागत है सर आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच पर। और मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि मध्य प्रदेश जैसे ग्रोइंग स्टेट या इंदौर जैसी ग्रोइंग सिटी को कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो कहाँ आती है और आपकी प्रायोरिटी क्या होती है? हमारी चुनौतियां तो कई प्रकार की हैं। जोग्राफिकली ह्यूमन जोग्राफी के हिसाब से देखें तो इंदौर इज़ डेंसली पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन काफ़ी डेंस है और रोड्स जो हमारी जो मेजर रोड्स हैं, बेसिक चैलेंजेस वहाँ से हमारे आते हैं। अगर बात करें हम होली की तो देयर आर सेवरल कटआउट पॉइंट्स जहाँ हमको डिप्लॉयमेंट अपना करना होता है। जोग्राफिकली एरिया बड़ा है, डेंसली है, लोग काफ़ी सारी जगह से आते हैं। मेजर चैलेंजेस जो हमारे उस दिन के लिए आते हैं वो काफ़ी सारे ड्रिंक एंड ड्राइव है, या फिर 2 व्हीलर्स पे 3 लोग एक साथ जाते हैं, या फिर अल्कोहल का सेवन करने के बाद लोग फिर फुहड़पन करते हैं। दीज आर क्वाइट चैलेंजेस। साथ में हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो इवेंट्स में महिलाओं की सुरक्षा करना, बच्चों की सुरक्षा करना, प्रायोरिटी बेसिस पे कहीं भी किसी के साथ ज़बरदस्ती ना हो, लोग त्यौहार अच्छे से मनाएं और किसी प्रकार का फुहड़पन ना हो उसमें, और एक डिसेंसी के साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस के साथ किसी भी त्यौहार को मनाना, ये हमारे प्रमुख चैलेंजेस होते हैं। सर, क्योंकि हम बात करते हैं कानून व्यवस्था की, बदलते वक्त के साथ कानून व्यवस्था में भी बहुत सारे बदलाव हैं, टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बदलते वक्त के साथ जो अपराध है, जो अपराधी है, उसके सोचने के तरीके में, अपराध को करने के तरीके में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। किस तरह से आपने मेंटालिटी को चेंज होते हुए देखा है अपराधियों की, क्योंकि आप अक्सर उनसे रूबरू होते रहते हैं, जब सवाल जवाब हुई, कार्रवाई हुई, किस तरह का बदलाव देखने को मिला है? राउंड द क्लॉक आफ्टर दी कोविड एरा, स्पेशली आफ्टर कोविड जो चीज़ें नई हमारे सामने फेस आउट हुई है, साइबर क्राइम एक नया दौर है जहां जो पीड़ित पक्ष है वो कहीं और है और जो आरोपी है और जो अपराधी है वो कहीं और है। देयर विल बी अ डिस्टेंस ऑफ 100 and 1000 किलोमीटर्स बिटवीन दैम। जब भी फरियादी हमारे पास आता है, पीड़ित हमारे पास आता है, उसके पास एक छोटा सा साइबर फ्रॉड हो जाता है, एक गलत OTP उससे चला जाता है, या फिर उसके पास एक गलत इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और जो उसके साथ फ्रॉडर्स होते हैं, जो ये फ्रॉड स्कैम करते हैं, वो दूर कहीं जंगल दूर के इलाके में मिनिमम 500-600 किलोमीटर्स दूर रहते हैं। दीज आर क्वाइट चैलेंजेस जो नए एरा में आए हैं। उसके लिए हमारी टीम्स हैं, हमारे यहाँ साइबर एक्सपर्ट्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, 24/7 हम सर्विस दे रहे हैं। और रिसेंट जो हमने नई टेक्नोलॉजीज़ अडॉप्ट की हैं इंदौर पुलिस में, हम काफ़ी ज़्यादा अब इनोवेटिव वे में जा रहे हैं। हम ड्रोन पेट्रोलिंग कराते हैं, इवनिंग्स में मोहल्ला मीटिंग्स कराते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। ड्रोन के माध्यम से हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चल रही है। इवन वी हैव गॉन टू थर्मल मैपिंग्स ऑल्सो, जहाँ दूर दराज के इलाके में अगर हमको थर्मल मैपिंग दिखती है तो पता चलता है कि यहाँ लोग क्यों अनावश्यक रूप से बैठे हुए हैं। तो वी हैव गॉन टू दैट लेवल। ड्रोन के माध्यम से हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कहीं ये एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट क्या एंट्री शहर के लिए सही था। तो दैट टेक्नोलॉजी वी हैव अडॉप्टेड। वी हैव सेवरल हेल्पलाइन नंबर्स, 24/7 हमारे व्हाट्सएप बोर्ड चैट्स हैं। आप चैट बॉक्स में अपनी समस्याएं बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन देते हैं। तो दीज आर रिसेंट टेक्नोलॉजीज वी हैव अडॉप्टेड, और जो चैलेंजेस हैं वो रिसेंटली वो ये है। बिल्कुल। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगी कि हमारे एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, उमाकांत चौधरी जी, जो कि DSP रूरल हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और एक बार ज़ोरदार तालियां बजनी चाहिए।
सर मेरा सवाल आपसे होगा कि जिस तरीके से पुलिस और पब्लिक के बीच एक समन्वय बिठाना बहुत ज़रूरी होता है, कई बार हम देखते हैं कि जो पब्लिक है वो पुलिस के पास जाने से डरती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मंच के ज़रिए कि एक जो समन्वय हो वो पुलिस और पब्लिक के बीच अगर बन जाए तो कानून जो व्यवस्था है वो और सही तरीके से चल पाएगी? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। चूँकि मैं रूरल एरिया देखता हूँ तो यहाँ पे और शहर में भी अगर हम समन्वय बनाते हैं तो कम्युनिटी पुलिसिंग एक हमारा एरिया होता है जहाँ पे अलग अलग लोगों के साथ मिलके हम लोग, जैसे ग्राम रक्षा समिति जो रूरल में है तो हम लोग उनके साथ समय समय पे बैठ के करते हैं। शहर में है तो नगर रक्षा समिति होती है। उसके अलावा ट्रैफिक में भी हम लोग ट्रैफिक वॉलंटियर्स के माध्यम से तो लोगों को जोड़ते हैं। पहले पुलिस की इमेज हमेशा ऐसी होती थी कि बहुत अच्छे लोग पुलिस थाने में आने में हिचकते थे, लेकिन जो उसी तरीके से पुलिस का जो इमेज है वो भी नेगेटिव जाता था, क्योंकि पुलिस का जो पाला है वो अधिकतर क्रिमिनल्स के साथ पड़ता था। तो अच्छे लोग कैसे हमारे साथ संवाद करें उसको लेके हम लोगों ने कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत बहुत सारे आयोजन किए, लोगों को साथ में जोड़ा। आप इंदौर शहर में देखते हैं एसीपी सर और सारे अधिकारी यहाँ अलग अलग मोहल्लों में जाके वहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं। तो जब हम लोगों के साथ जुड़ते हैं तो बहुत सारी जो समाज की कुरीतियाँ हैं या जो क्राइम हो रहा है अंदर वो हमें देखने को मिलता है, समझने को मिलता है और बहुत जल्दी हम लोग उस पर कंट्रोल कर पाते हैं। तो इन माध्यमों से रूरल एरिया में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि पुलिस की संख्या बहुत कम है, सीमित है और हमारा दायरा बहुत बड़ा है। मतलब शहर की पुलिसिंग और ग्रामीण जो पुलिसिंग होती है उसमें यही डिफरेंस है कि पब्लिक जो है हमारे पास पहुंचने में उसको टाइम लग जाता है। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें भी उसके पास पहुंचने में, क्योंकि हमारा एरिया 80-90 गाँव का होता है, एक थाने का, तो इस दूरी को हम कैसे कम कर सकते हैं तो वो संवाद के साथ ही हो सकता है। हम लोग गाँव में भी अलग अलग दल बना के रखते हैं। इस पर कुछ चुनौतियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि जब एरिया बड़ा होता है तो एक्सीडेंट की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, ये केसेस आते हैं। वहाँ पे हम किस तरीके से त्वरित रूप से उस गांव में जो लोग हैं उनसे संपर्क करके तत्काल सहायता उनको उपलब्ध करा पाएँ। टूरिस्ट प्लेसेस हमारे एरिया में बहुत सारे हैं, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अलग तरह के प्रोग्राम चलाए। इंदौर ग्रामीण पुलिस ने वहाँ पे ग्राम रक्षा समिति और जो वन रक्षा समिति हो उनके लोगों को जोड़ा। जो वहाँ शॉप ऑनर्स रहते हैं उनको भी हम लोगों ने ट्रेन किया, कुछ इक्विपमेंट दिए, SDRF की टीमें लगाई हैं, तो कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट पड़ता है। तो कुल मिलाकर पुलिस का जनता के साथ जो संवाद जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से हम क्राइम को कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी होता है कि जो मदद का हाथ है वो दोनों तरफ से होना चाहिए, क्योंकि पुलिस हमारी मदद के लिए तत्पर होती है तो जनता को भी उसी तरह से काम करना चाहिए। पर अक्सर मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि पुलिसिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया था कमिश्नरेट प्रणाली को लागू करके। वो जब लागू हुई तो ये माना गया था कि बहुत सारी जो डिसीजन मेकिंग होगी वो पुलिस के हाथ में होगी। उसका कितना ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला, असर कितना ज़्यादा देखने को मिला, और जो उद्देश्य था वो कितना पूरा हुआ? आप कमिश्नरेट की बात करें आई थिंक, है ना? पुलिस कमिश्नरेट को लागू करने से पहले जो मेन उद्देश्य है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें प्रिवेंटिव एक्शन जो हमारे BNSS में दिए हुए हैं उसको इफ़ेक्टिव रूप से लागू करना में एक उद्देश्य वो भी है उसका। जो हम आज के दौर में कमिश्नरेट देखते हैं उसमें जो BNSS की पावर्स हैं वो ACPs, एडिशनल DCPs एंड अबव को दे रखे हैं। जो भी इसके अंतर्गत बेसिक उद्देश्य है कि जो क्राइम हमारे समाज में हो रहा है उसके पूर्व अगर हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं और इफेक्टिवली BNSS का पालन करा सकें, ये मुख्य उद्देश्य था। निश्चित रूप से अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे तो एग्जैक्ट आंकड़े आज मेरे पास नहीं है, परंतु जो जिला बदर हैं उनमें रैपिड चेंजेस आया है। जिला बदर की संख्या काफ़ी बड़ी है, प्रिवेंटिव एक्शंस काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं। पर डे मैं देखता हूँ कि जो जिला बदर हो या फिर प्रिवेंटिव एक्शन के लिए हमको निरुद्ध करना हो, 151 की कार्रवाई हो, 170 की कार्रवाइयाँ हो, 107-16 हो, बाउंड ओवर्स हो, बाउंड ओवर के उल्लंघन हो, इसमें रेगुलर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। कहीं हद तक अपराधियों के दिमाग में ये आ चुका है कि हम एक बार अगर बाउंड ओवर हो गए हैं तो हम अगर उस बाउंड ओवर का उल्लंघन करेंगे
तो पुलिस 141 के अंतर्गत BNSS के अंतर्गत पुनः जो पुरानी CRPC 122 थी उसके अंतर्गत पूरा ट्रायल करती है, और जो शेष अवधि है उसके लिए हम उसको जेल भी भेजते हैं। तो कहीं हद तक लोगों अपराधियों में एक भय है कि हम अगर बाउंड ओवर होते हैं तो मुझे अपराध नहीं करना है। इसके अलावा जो हम इंस्टेंट गिरफ्तारी करते हैं उसके बाद अब 151 करके उसको निरुद्ध करते हैं, तो जनता में एक कॉन्फिडेंस आता है कि पुलिस एक्शन कर रही है, और जो आपराधिक तत्व हैं या जो अपराध करने वाले थे या परिशांति भंग करने वाले थे, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने उल्लंघन करने वाले थे, उनको हम निरुद्ध कर रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस है जनता में, एक कॉन्फिडेंस है पुलिस में, और दैट मेक अ गुड गवर्नेंस, और उसको ही पुलिस को अच्छा बनाने के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। बिल्कुल, और ये प्रणाली बेहतरी से अभी तक काम कर रही है, और आगे भी अगर बेहतरी से काम करेगी तो एक सुरक्षित स्टेट हम ज़रूर बनेंगे। सर, मेरा सवाल आपसे होगा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर हम बात करते हैं। इंदौर पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कैसे काम कर रही है? आगे का रोड मैप क्या है? महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए क्या कुछ विज़न है? देखिए, जो नए कानून बने हैं उसमें बहुत सारे नई धाराओं का समावेश किया गया है। उसमें महिलाओं को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त ऐसे नियम बनाए गए हैं, और दूसरी चीज़ है कि महिलाओं तक हम लोग पहुँचे कैसे। तो वही मैंने बताया कि एक तो कम्युनिटी पुलिसिंग है, दूसरा पुलिस को कई ऐसी चीज़ें हमने की हैं कि जहाँ पे आप ऑनलाइन FIR दर्ज कर सकते हैं, आप हम तक पहुँच सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से पहुँच सकते हैं। वी केयर फॉर यू हमने कई इंदौर में आप नंबर सभी के पास हैं, तो आप पहुंच सकते हैं। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षाओं को लेके हमारे जो अलग अलग थाना क्षेत्र में हैं, तो महिला बल भी हमारे पास अब काफ़ी संख्या में मध्य प्रदेश पुलिस में 33% महिलाएं आ रही हैं। पहले जो स्थिति थी कि हमें महिलाएं बहुत कम देखने को मिलती थी, लेकिन महिला बल अब बहुत अधिक संख्या में आ रहा है, और उसका उद्देश्य यही है कि महिला जब भी थाने में आए या अपनी कंप्लेंट दर्ज कराना चाहे तो उसको कोई ऐसा एहसास ना हो कि किसी पुरुष से वो बात नहीं कह पाती है जो महिला अधिकारी से कह सकती है। मैं जहाँ काम कर रहा हूँ, हमारी खुद पुलिस अधीक्षक महिला हैं, तो वो जगह जगह जाती हैं, हर थाना क्षेत्र में हर सप्ताह वो एक जनसंवाद का कार्यक्रम करती हैं, और वहाँ जाकर वो महिलाओं के बीच में बातचीत करती हैं, और जो स्टूडेंट होती हैं लड़कियाँ, और जो हमारे हॉस्टल्स बने होते हैं, वहाँ उन लोगों को बुलाकर और वहाँ भ्रमण करके वो उनके बीच में जाके बात करती हैं, और अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो उसका कानूनी रूप से त्वरित क्या निराकरण किया जा सकता है, उस दिशा में हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस काम करती है। पराग सर, सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में चैलेंजेस बहुत सारे हैं और अपराध करने के तरीके भी बहुत अलग अलग हैं, और हम मौजूदा वक्त में जब अपराध देखते हैं तो उसमें हमें वो अपराधी वो सामने से नज़र नहीं आता। डिजिटल अरेस्ट की बात करते हैं, साइबर फ्रॉड की बात करते हैं, तो ज़्यादातर उन लोगों को कहीं ना कहीं इसका शिकार बनाया जाता है जो बुज़ुर्ग हैं और जो डिजिटली उतने एक्टिव नहीं हैं। आप क्या सलाह उन्हें देना चाहेंगे कि कैसे वो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, और कैसे डिजिटल फ्रॉड जो हो रहे हैं उसे काबू करने की कोशिश है, या जो ठगी के शिकार हो चुके हैं वो कैसे अपना पैसा रिकवर कर पा रहे हैं? उसके कितने केसेस हैं जो अभी तक रिजॉल्व हुए और कैसे? निश्चित रूप से साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट एक न्यू एरा है। 21 सेंचुरी का ये अपराध बढ़ते दौर पर है। इसको रोकथाम के लिए एक उद्देश्य और एकमात्र सॉल्यूशन है अवेयरनेस। निश्चित रूप से हम अगर अवेयर रहेंगे, सजग रहेंगे, तो किसी भी प्रकार के डिजिटल अरेस्ट या साइबर फ्रॉड से बच सकेंगे। दूसरा जो आपने बोला कि इसको कैसे बचाया जा सकता है, निश्चित रूप से हमारे यहाँ कई साइबर फ्रॉड्स के लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं, साइबर वेबसाइट्स हैं। जितनी जल्दी कंप्लेंट करेंगे उतना रिकवरी परसेंटेज बढ़ सकता है। होता यूँ है कि जैसे ही डिजिटल फ्रॉड होता है उनके म्यूल अकाउंट्स के थ्रू ड्रॉप डाउन कर करके वो खाते में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। जितनी लेयरिंग कम होगी, जितनी जल्दी हम प्रोएक्टिवली रिएक्ट कर पाएंगे, उतने ब्लॉकेजेस बढ़ पाएंगे, उतने अकाउंट्स हम फ्रीज कर पाएंगे, और उतना ही पैसा हम रिटर्न कराने में सक्सेसफुल होंगे। तो इसके दो ही उत्तर हैं, एक तो अवेयरनेस और प्रॉपरली फ्रिक्वेंट प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग। जितनी जल्द रिपोर्ट करोगे उतनी ही जल्दी आपको रिकवरी, आपका पैसा मिल सकता है। और निश्चित रूप से जितने लोगों ने अभी इस तरीके से कंप्लेंट्स करते हैं, तत्काल ही उनके अकाउंट्स फ्रीज भी कर दिए जाते हैं, और फ्रीज करने के बाद कोशिश ये की जाती है कि जो फ्रॉडुलेंट अमाउंट है, फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स हैं, उनके अकाउंट से जो अमाउंट है उनको रिवर्स कराया गया है, और निरंतर रूप से प्रोसेस जारी है।
सर मेरा सवाल आपसे होगा कि जब कोई सेंसिटिव सिचुएशन होता है, जैसे सांप्रदायिक तनाव कहीं फैल गया, उस वक्त ग्राउंड लेवल पर जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है और प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए वहाँ पर? कि जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो जो जिस भी थाना क्षेत्र में इस तरह की सिचुएशन बनती है, और एग्जाम्पल हमारे एरिया में मैं एक मैच के दौरान महू में एक इस तरह की सिचुएशन बनी थी, तो आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं या हमारा रिज़र्व बल होता है उसको मोबिलाइज़ करते हैं हम लोग उस एरिया में, और जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं एसपी या आईजी डीआईजी होते हैं वो उसको पूरा वॉच करते रहते हैं कि किस तरह की सिचुएशन है और फोर्स की आवश्यकता है। दूसरा, वहाँ उस जगह पे रहने वाले जो लोग हैं, जो पुलिस के सहयोगी लोग हैं, जो नगर रक्षा ग्राम रक्षा समिति के लोग हैं, जो विश्वसनीय लोग होते हैं, उनको भी एक्टिव करते हैं। कम्युनल सेंसिटिव जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो दोनों पक्षों के जो बड़े लोग होते हैं जिनकी बात वो पक्ष मान सकते हैं उनके साथ संवाद स्थापित किया जाता है, और लगातार मोबिलिटी पुलिस की रहती है। जैसी भी सिचुएशन बन रही है उसको कंट्रोल करने के लिए जो जितना भी बल प्रयोग होता है पुलिस तत्काल करती है और उसको कंट्रोल करती है, और बाद में लगातार महीनों तक, कई बार हम लोग एज पब्लिक नहीं समझते हैं कि ये कुछ सिचुएशन ख़राब हुई और पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन महीनों तक लगातार पुलिस के फिक्स पिकेट, मोबिलिटी, पेट्रोलिंग वहाँ चलती है, और नई नई तकनीक का भी हम लोग उपयोग करते हैं, जैसा कि सैनी जी ने बताया कि ड्रोन्स वगैरह के, कि कहीं इस तरह की कोई सिचुएशन तो नहीं है, कहीं कोई आगजनी की घटना तो नहीं हो रही है, तो सारी अलर्टनेस वहाँ रखी जाती है और उसको कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि टेक्निक्स का इस्तेमाल हर एक सेक्टर में हो रहा है और पुलिसिंग व्यवस्था में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अभी मौजूदा वक्त में किस तरह से नवाचार हो रहा है? अगर हम एआई की बात करते हैं तो उसका इस्तेमाल आप कैसे करें, और आप चाहते क्या हैं कि भविष्य में और क्या बेहतर होना चाहिए ताकि सबका जीवन जो है वो आसान हो सके, चाहे पुलिस हो, क्योंकि बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रेस है इस वक्त में, अपनी जीवन को मेंटेन करना, वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करना जिसकी हम बात करते हैं, तो कैसे इस्तेमाल करें? अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो देयर आर सेवरल टॉपिक्स जो इस पर हम काम कर रहे हैं, चाहे एआई हो, चाहे चैट बॉक्स हो, एप्लीकेशंस हो, सॉफ्टवेयर्स हो, डैशबोर्ड्स हो, देयर आर सेवरल पायलट प्रोजेक्ट्स और जो ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स हैं उन सब पे काम कर रहे हैं, और पब्लिक को एक वो एहसास दिला रहे हैं कि ऑन वन टैब वी आर अवेलेबल, ऑन सिंगल कॉल वी आर अवेलेबल, 24/7 हाँ वी आर अवेलेबल। आप निश्चित रूप से अगर रिलेशन हमारा आपसे रिलेशन जब ही बनेगा जब आप हमको अपनी दुविधा पे या समस्या पे कांटेक्ट करेंगे। द कॉन्फिडेंस जो जब ही बिल्टअप होगा जब हम प्रॉम्प्ट रिएक्ट करेंगे। और रही बात टेक्नोलॉजी की, एक संदेश है, एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, एक सीसीटीवी कैमराज हैं। हम कई मुहिम चला रहे हैं, हम इंदौर में भी मुहिम चला रहे हैं कि पब्लिक एक सीसीटीवी कैमरा हमारे लिए एक मेन रोड पे अगर फोकस करती है तो कहीं हद तक उसके लिए उसके सामने होने वाले अपराध भी कैप्चर होंगे, और जो हमको अपराध को डिटेक्शन करते समय जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो भी डिटेक्ट किया जा सकता है। आज का दौर है, रैपिड दौर है, बहुत स्पीड मूविंग दौर है। जितना हम कैप्चर करेंगे मूवमेंट को उतना ज़्यादा हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। तो मेरी अपील तो लोगों से यही रहेगी कि आप एक कैमरा लगाएं, सिंगल टैप में हम अवेलेबल हैं, देयर आर सेवरल ऐप्स, पुलिस ऐप्स हैं, उसमें हम आपको प्रॉम्प्ट सर्विस दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस मंच पर जुड़ने के लिए, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि पुलिसिंग व्यवस्था जिस तरह से आप उसको बेहतर और बनाने का उद्देश्य रखते हैं वो भविष्य में ज़रूर हो पाए। आप ओवर टू यू सोनाली।